हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। प्लांट फिजियोलॉजी हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने इसमें कवर कर दिया है फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, मिनरल न्यूट्रिशन। तो इन तीन टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया हुआ है 3 वीडियोज़ के अंदर और ये 4th पार्ट है, चौथा वीडियो है चैप्टर के अंदर। और चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद एक और आखिरी पार्ट आएगा, 5th पार्ट आएगा। इस 5th पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे निषेचन, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उनके बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे पादपों के अंदर श्वसन को, उसके बाद उत्सर्जन को और उसके बाद नियंत्रण और समन्वय पादपों के अंदर। जैसे हम लोग एनिमल के अंदर पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, तो एक तरह से ये नर्वस सिस्टम के ही जैसे है। हालांकि प्लांट के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनमें सेंस करने की क्षमता तो होती है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे इनमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय पादपों के अंदर। तो ये हमारा 5th पार्ट आखिरी पार्ट होगा। उसके साथ ये प्लांट फिजियोलॉजी जो हमारा चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। और प्लांट फिजियोलॉजी के समाप्त होते ही जो हमारा बोटनी है, जो कि बायो का एक बहुत बड़ा भाग है, ये भी समाप्त हो जाएगा। जूलॉजी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जब प्लांट फिजियोलॉजी समाप्त हो जाएगा उसके बाद 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो अपलोड करने हैं। एक है जेनेटिक्स, दूसरा इवोल्यूशन और तीसरा है इकोसिस्टम। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही ये सारे चैप्टर समाप्त होते हैं एनसीईआरटी सीरीज समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ग्रुप डी का जो भी डिस्कशन बचा हुआ है उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 10 तक मैंने करवाया हुआ है, उसके बाद पार्ट 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आपको और वेट करना होगा। ये एनसीईआरटी सीरीज का 37 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। ये पार्ट 4 है। टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। बाकी के सारे जो टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हैं इस चैप्टर के अंदर या फिर इस सीरीज के अंदर, जो भी मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं, चैप्टर्स अपलोड किए हैं, उन सबको देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 200 से अधिक सवालों को करने वाले हैं। लगभग 230 मानकर चलो, आप 230 प्लस मानकर चलो, 230 से 40 के बीच में हम लोग टोटल सवालों को करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन, जो हमारा आज का टॉपिक है, परिभाषा के साथ। पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में ह्रास होना, यही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखो, वाष्पोत्सर्जन का अगर आप संधि विच्छेद करो तो वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। तो यहाँ पर 2 शब्द है जो आपको खास करके ध्यान में रखने हैं। पहला तो है वाष्प, दूसरा है वायवीय भागों से। पौधे के कुछ भाग तो मिट्टी के अंदर होते हैं जो कि जनरली रूट्स होते हैं, और ऊपर होते हैं पूरा ये तना हो गया, पत्ती, फूल, फल, ये सब होते हैं। तो वायवीय भागों से जब जल का ह्रास हो, वो भी वाष्प के रूप में, द्रव के रूप में नहीं। द्रव के रूप में होगा तब वो अलग हो जाएगा। वाष्प के रूप में जब जल का ह्रास हो वायवीय भागों से, हम उसे बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। ये वायवीय भाग तना हो सकता है, फल भी हो सकता है, और पत्ती तो होती ही है, ये आप जानते ही हैं। तो इन सब से जल का ह्रास हो सकता है वाष्प के रूप में। अब ये अलग बात है कि तना और फल, यहाँ से बहुत ही कम होता है वाष्पोत्सर्जन, यानी जल का ह्रास वाष्प के रूप में बहुत ही कम होता है, और पत्ती से सबसे ज़्यादा होता है। 95%, 97% ये पत्तियों द्वारा होता है। आप याद रख सकते हो 90% से भी ज़्यादा, 90% से भी ज़्यादा जो वाष्पोत्सर्जन है, यानी जल का जो ह्रास है वाष्प के रूप में, वो पत्तियों से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन हो सकता है पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनके थ्रू हो सकते हैं। पत्तियों में क्यूटिकल, जो क्यूटीन की परत होती है, पत्ती में जो एपिडर्मिस है, आउटर लेयर, उसके ऊपर क्यूटीन की परत होती है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, उससे भी जल का ह्रास हो जाता है। हालांकि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यूटिकल का काम क्या है, तो क्यूटिकल का काम होता है जल ह्रास को रोकना, जल ह्रास को रोकना। लेकिन अगर क्यूटिकल पतली है, यानी क्यूटीन की लेयर अगर पतली है, तो कुछ जल यहां से भी ह्रास हो जाता है। उसके बाद तना के लेंटिसेल से, इसे वात रंध्र भी बोलते हैं, वात रंध्र बोलते हैं, हिंदी में वात रंध्र। ये लेंटी सेल्स, ये लेंटी कोशिका नहीं है, लेंटी सेल्स, यहाँ सेल्स लगा हुआ, इसका मतलब ये मत समझना कि कोशिका है। लेंटी सेल्स ये पोर्स हैं, ये पोर्स हैं जो कि जो तना होता है उस पे हो सकते हैं, फलों के सरफेस पे भी हो सकते हैं। तो वहाँ से भी कुछ जल जो है वाष्प के रूप में निकल जाते हैं। तो ये सारे हैं स्थान जहाँ से वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है स्टोमेटा के थ्रू, सबसे ज़्यादा होता है स्टोमेटा से, उसके बाद क्यूटिकल से, और बहुत ही कम 1% से भी कम ये लेंटिसेल से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इस पिक्चर में देखो यही दिखाया गया है कि जो जड़ें होती है वो मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है परासरण द्वारा, और ये जो पानी है ये तना में ऊपर चढ़ा, कुछ पानी तना से भी निकल जाएगा लेंटिसेल से बहुत ही कम मात्रा में,
और जो सबसे ज़्यादा जल का ह्रास होता है यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है पत्तियों से स्टोमेटा के थ्रू। तो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा पत्तियों में जो पोर होता है यानी कि जो स्टोमेटा होता है उनसे, और उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और पत्तियों पे जो क्यूटिकल की जो परत है उनसे भी कुछ जल का ह्रास हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा के थ्रू अगर ट्रांसपीरेशन हुआ तो उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं, क्यूटिकल से हुआ तो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं, लेंटिसेल से हुआ तो लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। अब सबसे ज़्यादा मैंने आपसे कहा कि 90% से भी ऊपर 95%, 97% जो वाष्पोत्सर्जन है ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा से किस प्रकार जल का ह्रास हो रहा है। पत्तियों पर मैंने अभी आपसे कहा कि पत्तियों पर जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एपिडर्मिस, इसे कहा जाता है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस एक लेयर है जो कि एपिडर्मल सेल्स मिलकर के बनाते हैं। तो ये एपिडर्मल सेल्स ये सारे जो है ये एपिडर्मल सेल्स हैं। कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है ये मॉडिफाई हो जाते हैं या फिर बोल दो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और वो कहलाते हैं सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल को बोलते हैं सहायक कोशिका। ये जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये चारों तरफ होते हैं गार्ड सेल्स के। गार्ड सेल्स को रक्षक कोशिका या फिर सुरक्षा कोशिका बोलते हैं। तो ये सब्सिडरी सेल चारों तरफ होते हैं गार्ड सेल्स के। ये गार्ड सेल्स कौन से हैं? ये गार्ड सेल्स ये दो हैं, ये दो देखो ये गार्ड सेल्स हैं। और यहाँ देखो बीच में एक ओपनिंग है, इसे कहा जाता है स्टोमा या फिर स्टोमेटल पोर। ये दोनों मिलकर ही कहलाते हैं स्टोमेटा। तो जब हम स्टोमेटा बोलते हैं तो उनमें गार्ड सेल्स आते हैं और स्टोमेटल पोर आते हैं। और इसके चारों तरफ कौन होगा? सब्सिडरी सेल्स और उसके बाद एपिडर्मल सेल्स। तो ये सारे सेल्स होते हैं एपिडर्मिस में। ये सारे जो सेल्स हैं ये जो एपिडर्मिस लेयर है ये इनमें प्रेजेंट है। जो आप यहाँ पर गार्ड सेल्स देख रहे हो इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी जो आप देख रहे हो एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, इनके पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, कोई हरित लवक इनमें नहीं होता है। लेकिन जो रक्षक कोशिका है इनके पास हरित लवक होता है। यहाँ आप देखो एक और पिक्चर दिखाया गया है। एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान में रखें, जो पत्ती है इनमें दो सरफेसेस होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, यानी एक अपर सरफेस और एक नीचे वाला जो सरफेस होता है उसे हम लोअर सरफेस बोलते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो ये दिखाया गया है लोअर सरफेस को, ये आप समझ पा रहे होंगे ये लोअर सरफेस है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो डाइकोट्स होते हैं यानी जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें स्टोमेटा सबसे अधिक होता है किसमें? लोअर सरफेस में। स्टोमेटा यानी कि रंध्रों की संख्या सबसे अधिक होंगे लोअर सरफेस में। जब हम मोनोकॉट्स की बात करेंगे, जब हम एक बीजपत्री पादप की बात करेंगे तो चाहे लोअर सरफेस हो अपर सरफेस हो हम दोनों उनमें बराबर मानकर चलते हैं। यानी ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर दोनों में रंध्रों की संख्या लगभग बराबर ही मानते हैं मोनोकॉट्स के अंदर, एक बीजपत्री पादप के अंदर। ये लोअर सरफेस को दिखाया गया है यहाँ पर, और यहाँ देखो जूम करके दिखाया है कि ये स्टोमेटा है। इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये स्टोमेटा के थ्रू ही एंट्री होता है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन जो है इसी स्टोमेटा से बाहर भी निकल जाएगा। तो स्टोमेटा का दो काम, पहला फोटोसिंथेसिस के लिए गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान भी किस प्रकार से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। दूसरा, जल का ह्रास होना, वाष्पोत्सर्जन होना, जल का ह्रास होना वेपर के फॉर्म में, यह भी होगा स्टोमेटा के थ्रू, रंध्रों के थ्रू। अब देखो लीफ का एनाटॉमी हम लोग देखते हैं, यानी लीफ की जो आंतरिक संरचना है, पत्ती की जो आंतरिक संरचना है उनको हम जरा यहाँ पर देखते हैं। इस तरह के जो पिक्चर है मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है प्लांट टिश्यू के अंदर, और एक बार और आप यहाँ पर देख लो। जो मैंने अभी आपसे कहा कि दो सरफेस होती है पत्तियों में, एक ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली सरफेस। यहाँ देखो दिखाया गया है ऊपर वाली सरफेस को, तो एक तो अपर एपिडर्मिस लिखा हुआ है, यानी जो ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली जो सरफेस है उस पर जो एपिडर्मिस है। देखो ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या है? जो पत्ती होती है उसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई जरूर होती है ना, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई जरूर होती है। तो उसका एक क्रॉस सेक्शन लिया गया है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन काट करके फिर उसको जूम करके दिखाया गया है। तो उसमें एक अपर एपिडर्मिस दिखेगा ऊपर वाले सरफेस का, और एक लोअर एपिडर्मिस दिखेगा नीचे वाले सरफेस का, और दोनों पर ही क्यूटिकल
प्रेजेंट होते हैं, यानी क्यूटीन की लेयर। क्यूटीन जो कि एक वैक्सी सबस्टांस है, लिपिड है, जो कि जल ह्रास को रोकने के लिए है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा अगर क्यूटिकल जो है पतली है। तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, क्यूटिकल है, जो कि जल ह्रास को रोकने के लिए है, लेकिन यहां से भी कुछ पानी जो है ये वाष्प के रूप में निकल जाते हैं। ऐसे ही नीचे देखो क्यूटिकल है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था मेसोफिल सेल्स, जिनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो है वो ज़्यादा होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की संख्या उनमें अधिक होती है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस होते हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर। इसी एपिडर्मिस में देखो यहाँ पर जो एपिडर्मल सेल्स दिखाया गया है, इन्हीं के बीच में देखो आपको ये गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं और ये ओपनिंग है जो कि स्टोमा है, और यही मिलकर के कहलाते हैं स्टोमेटा। तो यहाँ देखो अपर एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन जो लोअर सरफेस है वहां दिखाए गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि द्विबीजपत्री पादप में जो है, जो निचली वाली सतह होती है पत्तियों में, उनमें रंध्रों की संख्या अधिक होती है। जो मैंने अभी आपको बताया उसी को मैंने फ्लो चार्ट में बना दिया है यहाँ पर, ताकि आप आसानी से याद रख पाएं। जो पत्ती होती है, पत्ती में जो ऊपर सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, इसके ऊपर क्यूटिकल होती है। एपिडर्मिस में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनके पास हरित लवक नहीं होता है। दूसरा गार्ड सेल्स होते हैं जो कि किडनी शेप्ड होते हैं या फिर बीन शेप्ड होते हैं। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड होते हैं गार्ड सेल्स, जो अभी आपने देखा इस प्रकार से। ये किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड है गार्ड सेल्स। तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक इनमें उपस्थित होता है। और ये जो गार्ड सेल है और बीच में ये जो ओपनिंग है जिसे हम लोग स्टोमा बोलते हैं, मिल करके बनाते हैं स्टोमेटा। और सबसे ज्यादा जो ट्रांसपीरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, यानी जल वाष्प के रूप में निकलते हैं इसी स्टोमेटा के जरिए। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखने हैं। और ये जो किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड यहाँ पर बताया गया है, ये गार्ड सेल्स होते हैं डाइकोट्स के अंदर, यानी जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें गार्ड सेल्स जो होते हैं वो किडनी शेप्ड यानी वृक्क के आकार के या फिर बीन के आकार के होते हैं। जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें डंबल शेप्ड होते हैं, डंबल शेप्ड होते हैं, डंबल के आकार के होते हैं। किनके अंदर? मोनोकोट्स के अंदर। ये डंबल के आकार के क्या है? ये गार्ड सेल्स हैं मोनोकोट्स के अंदर। और डाइकोट्स के अंदर किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम लोगों ने ऑलरेडी 3 पार्ट्स के अंदर कवर कर लिया है 144 तक। आज हम लोग 145 से स्टार्ट करेंगे। पौधों के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में ह्रास क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिकतम जल का ह्रास होता है। सबसे ज्यादा जो जल का ह्रास होता है वो पत्तियों से होता है। ए हमारा राइट आंसर। अब पत्तियों में भी देखो, एक तो हो गया क्यूटिकल, यहां से भी कुछ जल का ह्रास होता है, बहुत ही कम होता है, सबसे कम होता है लेंटिसेल्स के द्वारा, और उसके बाद क्यूटिकल के द्वारा, और सबसे ज्यादा जो जल का ह्रास होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू इन दोनों को मिलाकर के हम बोल देते हैं फोलियर रेस्पिरेशन। फोलियर रेस्पिरेशन, तो फोलियर बोलेंगे तो क्यूटिकल के द्वारा भी और स्टोमेटा के द्वारा भी आएगा। जब हम स्टोमेटल बोलेंगे तो केवल स्टोमेटा के द्वारा, जब हम क्यूटिकुलर बोलेंगे तो केवल क्यूटिकल के द्वारा होगा। तो सबसे ज्यादा जल का ह्रास होता है पत्तियों द्वारा, और पत्तियों में किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिकतम जल का ह्रास होता है। देखो सवाल तो वही है जो अभी आपने यहां पर किया, लेकिन मैंने यहां पर विकल्प को चेंज कर दिया है। इस बार मैंने स्टोमेटा क्यूटिकल अलग अलग कर दिया है। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा हो जाएगा। निम्न में कौन रंध्रों का मुख्य कार्य नहीं है? अभी आपने देखा रंध्र के 2 काम होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस के लिए गैसों का आदान प्रदान करना, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा गैस लेता है और कौन सा गैस बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री होता है स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है स्टोमेटा, तो ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना। और दूसरा कौन सा काम है? ट्रांसपीरेशन, जल को अवशोषित करना। ये जड़ों का काम है, पत्तियों का नहीं है। सी हमारा राइट आंसर। रंध्रों का बंद होना और खुलना डैश के स्थिति में बदलाव से होता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना ये टर्जिडिटी में बदलाव के कारण होता है। इनमें से किसके? आपने एपिडर्मिस में क्या क्या देखा? गार्ड सेल्स देखे आपने, एपिडर्मल सेल्स देखे, सब्सिडरी सेल्स देखे, यानी सहायक कोशिका, एपिडर्मल कोशिका और रक्षक कोशिका। तो ये टर्जिडिटी में बदलाव के कारण गार्ड सेल्स के, इन पर डिपेंड करता है रंध्र बंद होगा या फिर खुलेगा। हम लोग समझते हैं कि टर्जिडिटी क्या होता है। यहाँ पर देखो, टर्जिड का सीधा मतलब आप याद रखो कि फूल जाना, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो चुका है, यानी गार्ड सेल जो है वो फूल चुकी है।
और जब हम फ्लैसिड बोलते हैं यानी जो रक्षक कोशिका है वो शिथिल हो चुकी है ना, शिथिल हो चुकी है, वो चिपक चुकी है। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फूलते कब हैं? देखो ये जो सेल्स हैं ये है सब्सिडरी सेल्स यानी कि सहायक कोशिका, और ये बीन शेप्ड आप देख रहे हो ये है रक्षक कोशिका या फिर बोल दो सुरक्षा कोशिका, गार्ड सेल। अब होता ये है जब इन सहायक कोशिका के अंदर जल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी जल की मात्रा इनमें अधिक हो गया, तो होगा ये जो जल है इन गार्ड सेल्स के अंदर आने लग जाते हैं, इन गार्ड सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं। कहाँ से? सहायक कोशिका से इन गार्ड सेल्स के अंदर, सब्सिडरी सेल से इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी का एंट्री होता है। अब जब कोशिका के अंदर पानी आया या फिर गया, ये कौन सी विधि के द्वारा होता है? ऑस्मोसिस के जरिए होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये होता है ऑस्मोसिस के जरिए। आपको याद होगा आपने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो कोशिका झिल्ली होती है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी चुन चुन करके पदार्थों को ये एंट्री देती है। कौन? कोशिका झिल्ली। तो ये जो आप देख रहे हो ये भी कोशिका झिल्ली है, और जल का आना इस कोशिका झिल्ली के अंदर या फिर जल का जाना इस कोशिका झिल्ली के बाहर ये परासरण के द्वारा होता है। तो यहाँ भी जो जल का एंट्री हो रहा है ये ऑस्मोसिस के जरिए हो रहा है। तो जब जल का इसमें एंट्री होगा तो ये फूल जाती है, जो गार्ड सेल्स हैं, जो रक्षक कोशिका है ये फूल जाती है। इसी को बोलते हैं कि जो गार्ड सेल वो टर्जिड हो चुका है। और क्योंकि जल का यहाँ पे एंट्री हुआ है, अंदर आया है, तो ये वाला जो ऑस्मोसिस है इसे हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस यानी कि अंतः परासरण, जब जल का एंट्री होगा गार्ड सेल के अंदर। अब जैसे ही ये जो कोशिका है, गार्ड सेल है, ये फूल जाती है, ये वाली जो इसकी दीवार है यहाँ पर, ये वाली जो इसकी दीवार है ये बाहर की ओर बल्ज आउट हो जाती है, यानी ऐसे समझो यहाँ पर ये खिंच जाती है। जब ये खिंचती है तो ये वाली जो दीवार है अंदर वाली दीवार ये भी खिंच जाती है, और इस प्रकार से यहाँ पर ओपनिंग हो जाता है। हम बोलते हैं कि स्टोमेटा ओपन है। अब क्लोज कब होगा? इसके ठीक विपरीत आप ले लो। क्लोज कब होगा? जब सहायक कोशिका में जल कम होगा और गार्ड सेल के अंदर जब जल ज़्यादा हो जाएगा तो जो जल है ये इन गार्ड सेल से इन सहायक कोशिका में निकलने लग जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये जो जल है ये इन गार्ड सेल से इन सहायक कोशिका में आ रहा है, यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा? ये जो आपने दो दीवारें देखे यहाँ पर, ये अब इधर की ओर खिसकेंगे, दोनों साइड से, दोनों गार्ड सेल्स के अंदर। इस प्रकार ये क्लोज हो जाते हैं। और यहाँ पर देखो जल जो है ये बाहर आया, तो हम इसे बाह्य परासरण बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे? बाह्य परासरण, यानी कि एक्जोस्मोसिस। तो एक्जोस्मोसिस के कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, और एंडोस्मोसिस कारण जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएगा। और आपको याद हो आपने पादप हार्मोन में पढ़ा था ABA इनका काम होता है स्टोमेटा को बंद करना। तो जो एब्सिसिक एसिड जो है, जो कि पादप हार्मोन है, इनका काम होता है स्टोमेटा को बंद करना। उसके बाद स्टोमेटा को खोलने वाला काम कौन सा हार्मोन करेगा? साइटोकाइनिन। तो इन हार्मोन्स के बारे में भी ध्यान में रखना आप। साइटोकाइनिन स्टोमेटा को ओपन करवाएगा, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद करवाएगा। पिछले ही वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर आपने देखा जो पोटेशियम खनिज है ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में रोल प्ले करते हैं। तो खनिज में पोटेशियम ध्यान में रखना है, स्टोमेटा के खुलने और बंद करने में। हार्मोन जो स्टोमेटा को बंद करवाएगा एब्सिसिक एसिड है, और जो ओपन करवाएगा वो साइटोकाइनिन है। जाइलम में जल की गति के लिए डैश मुख्य प्रेरक बल होता है। जाइलम के द्वारा जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम के द्वारा फूड का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जड़ के द्वारा जल का अवशोषण हुआ। अब ये जो जल है ये ऊपर पत्ती की ओर चढ़ेगा। ये जो जल है ये ऊपर पत्ती की ओर चढ़ेगा, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट, जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विरुद्ध में ये जल को ऊपर जाना है पत्तियों तक। तो सीधी सी बात है, कुछ तो ऐसा है जो इस जल को ऊपर की ओर खींच रहा है। ये एक बल है जिसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण। बस आपको ये टर्म ध्यान में रखने हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल के ही कारण जो जल है ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पत्तियों तक पहुंच पाता है। ए हमारा राइट आंसर। पत्तियों के किनारों से जल का बूंद बूंद के रूप में निकलना डैश कहलाता है।
देखो जल का ह्रास वाष्प के रूप में हुआ तो हम उसे वाष्पोत्सर्जन बोलेंगे। जल का ह्रास देखो कुछ इस प्रकार से भी होता है, लेकिन यहाँ जो जल का ह्रास हो रहा है, जल का ह्रास यहाँ भी हो रहा है। यहाँ जो आप पत्ती देखते हो, ये जो पत्ती है और ये जो इसका मार्जिन होता है, इस मार्जिन पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हाइडेथोड्स कहे जाते, जो हाइडेथोड्स कहे जाते हैं। ये ध्यान में रखना आप, हाइडेथोड्स ये पोर होते हैं लीफ के मार्जिन पे। यहाँ से भी जल का ह्रास होता है, लेकिन यहाँ से जो जल का ह्रास होता है वो वाष्प के रूप में नहीं होता है। देखो ये द्रव के रूप में होता है, ये द्रव की बूंदें हैं, ये जल की बूंदें हैं, इस रूप में होता है। तो इसे हम वाष्पोत्सर्जन नहीं बोलते हैं, इसे हम बिंदु स्राव बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर। तो गटेशन होता है हाइड्रोथोड्स के जरिए। हाइड्रोथोड्स क्या है? लीफ के मार्जिन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और गटेशन में जो जल का ह्रास होता है वो जल के रूप में होता है, ना कि वाष्प के रूप में होता है। अब वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे जो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो प्रभावित होती है? सबसे पहला देखो प्रकाश है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं खूब सारे, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्रकाश है, जब प्रकाश होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, जब प्रकाश नहीं होता है स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो प्रकाश होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन उस समय होगा। रेड लाइट और ब्लू लाइट, रेड लाइट और ब्लू लाइट में सबसे बढ़िया ट्रांसपिरेशन होता है, यानी जो रेट है ट्रांसपिरेशन की वो सबसे अधिक होती है रेड लाइट में, देन ब्लू लाइट में। दोनों में ही बढ़िया होते हैं, लेकिन रेड लाइट इन दोनों में ज़्यादा एफिशिएंट है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, अगर वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा हो, तापमान ज़्यादा हो, तो ट्रांसपिरेशन की जो दर है, जो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बढ़ने वाली है। स्पीड ऑफ विंड, अगर ये ज़्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ने वाली है। वायु की गति अगर अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी, अगर वातावरण में नमी ज़्यादा हो, आर्द्रता हो, नमी ज़्यादा हो, तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो है घटने वाली है। ऐसा इसलिए होता है, जब हम बोलते हैं कि वातावरण में नमी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वातावरण में वायु है उनमें पहले से ही जल जो है वाष्प के रूप में अधिक है। ऐसे में वातावरण और जल को वाष्प के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो पत्तियों से जल का ह्रास वाष्प के रूप में और नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले से ही वातावरण में जल जो है वाष्प के रूप में अधिक है। तो इसलिए वहां पर हम बोलते हैं कि ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो घट जाती है। उसके बाद है पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। अगर पत्तियों में पहले से कार्बन डाइऑक्साइड अगर पहले से ही ज़्यादा है तो पत्ती नहीं चाहेगी कि इनमें और कार्बन डाइऑक्साइड आए स्टोमेटा के जरिए, इसीलिए ये स्टोमेटा को बंद कर देगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो घट जाएगी, क्योंकि बंद हो जाएगी तो जल का ह्रास नहीं होगा। तो अगर कंसंट्रेशन लीव्स के अंदर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो घटने वाली है। मिट्टी में पानी की उपलब्धता, अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये पानी जो है ट्रांसपिरेशन पुल के कारण ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तो जितना पानी फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होना है वो इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी सारे निकल जाएंगे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। लेकिन मान लो कि मिट्टी में पानी की कमी है, अगर मिट्टी में पानी की कमी है तो प्लांट ये नहीं चाहेगा कि जो भी पानी है उसको हम निकाल दें वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो अगर पानी की कमी है मिट्टी में तो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो घटने वाली है। उसके बाद है पत्तियों पर रंध्रों की संख्या। तो सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा रंध्र होंगे वाष्पोत्सर्जन उतना ही अधिक होने वाला है। दूसरा है पत्तियों की संरचना किस प्रकार से है, इनसे भी जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो प्रभावित होने वाली है। सोचो एक पत्ती है जिस पर जो क्यूटिकल है वो बहुत ही मोटी है। पत्ती की संरचना कुछ इस प्रकार से है कि क्यूटिकल यानी क्यूटीन की जो परत है वो बहुत ही मोटी है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं के बराबर होगा। अगर पतली है तो ट्रांसपिरेशन वहाँ से हो जाएगा। या फिर मान लो कोई ऐसी पत्ती है जिनका सरफेस एरिया बहुत ही कम है, अगर सरफेस एरिया बहुत ही कम है तो उनमें रंध्रों की संख्या भी कम होने वाली है, ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। तो पत्ती की संरचना किस प्रकार से है, इनसे भी जो ट्रांसपिरेशन की जो दर है वो प्रभावित होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन के रेट को। वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित करने वाले कारक है, टेम्परेचर है, वायु की गति भी है और आर्द्रता भी है, ये सारे के सारे हैं। अब देखते हैं एडवांटेज क्या है, जो वाष्पोत्सर्जन है उनके फायदे क्या हैं, क्या ये प्लांट के लिए यूजफुल है या फिर एवी है, बेकार है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो वाष्पोत्सर्जन होगा
तभी जाकर के खिंचाव उत्पन्न होगा। जो अभी आपने देखा ट्रांसपिरेशन पुल, तो ये जो पुल क्रिएट होता है वो ट्रांसपिरेशन के कारण ही होता है। अगर जल का हासिल ना हो, अगर जल का हासिल ना हो पत्तियों से, तो और पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है ये पुल क्रिएट करता है, जिसे हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। और इनसे होता क्या है, अवशोषण होगा, जल का और ज़्यादा अवशोषण होगा और उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। प्रकाश संश्लेषण में जल की पूर्ति होती है, तो जल की पूर्ति होती कहाँ से है? मिट्टी से होती है। मिट्टी से जड़ें जल को अवशोषित करती है और पत्तियों तक ये जल पहुंचता है। फिर पहुंचता कैसे है? ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन के कारण। जो आपने खनिज तत्व पढ़े हैं वो सभी प्लांट के पार्ट्स में पहुंचते हैं जल के द्वारा, तो जल के साथ वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी वो सारे खनिज जो है वो जल के साथ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद पत्तियों के संरचना और आकृति को बनाए रखना। पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा के कारण जो है पत्तियों की जो संरचना और आकृति है वो मेंटेन रहती है टर्जिडिटी के कारण। ठीक है, टर्जिडिटी, गार्ड सेल्स के टर्जिडिटी के कारण जो पत्तियां होती हैं उनकी संरचना आकृति मेंटेन रहती है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन होगा, तो जिस सतह से वाष्पोत्सर्जन होता है वो सतह ठंडी पड़ जाती है, यानी कि ठंडी होती है, कूलिंग होता है उनका। तो पत्ती के सतह को ठंडा रखता है वाष्पोत्सर्जन के कारण, जिसके कारण ओवरऑल प्लांट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो ये सारे फायदे हैं वाष्पोत्सर्जन के। वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो बढ़ जाती है, वायु की गति ज़्यादा हो तो बढ़ जाती है। रेड लाइट में भी ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ही अच्छा होता है, रेड और ब्लू में रेड में सबसे अच्छा होता है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो जो रेट है वो घटने वाली है। डी हमारा राइट आंसर। वाष्पोत्सर्जन मदद करती है खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में, ये सही है। पौधों का तापमान संतुलित रखने में और जल के अवशोषण में मदद करना, ये सारे के सारे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होते हैं। निम्न में कौन वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला यंत्र है? पहला है पोटोमीटर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोटोमीटर को ट्रांसपैरोमीटर भी बोलते हैं, ट्रांसपैरोमीटर या फिर ट्रांसपिरोमीटर आप बोल सकते हो। तो पोटोमीटर को ही ट्रांसपैरोमीटर बोलते हैं। पोटोमीटर बोल दो या फिर ट्रांसपैरोमीटर बोल दो, इनका काम होता है ट्रांसपिरेशन के रेट को मेजर करना। हाइग्रोमीटर ये मापेगा कि जो वातावरण है उनमें नमी कितना है। सापेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रव का घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व बोल दो आप। द्रव का घनत्व या फिर विशिष्ट गुरुत्व मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता मापता है। ये हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा फॉल्स है, इनकरेक्ट है? सामान्यतः रंध्र दिन में खुलते हैं, ये सही है। सामान्यतः रंध्र दिन में खुलते हैं क्योंकि दिन में करना होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करना होता है, इसलिए दिन में खुलते हैं। रात में ये बंद हो जाते हैं क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। जो पादप होते हैं वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। देखो, जो प्रकाश संश्लेषण है वो केवल दिन में होते हैं, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। नाम से ही क्लियर है, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश होगा तभी संश्लेषण होगा। लेकिन जो श्वसन है यानी जो रेस्पिरेशन है ये रात में भी होता है, दिन में भी होता है। ये 24 घंटा होता है, रात दिन हमेशा होगा। और श्वसन में क्या होता है? श्वसन में जो पादप होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं प्लांट, और कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिलीज करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में ठीक उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया जाएगा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाएगा। तो क्योंकि ये दिन में रात में हमेशा होने वाली प्रक्रिया है, तो पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं, ये सही है। रक्षक कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जो गार्ड सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। मीजोफिल कोशिका पत्तियों में उपस्थित होता है जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये भी सही है। रक्षक कोशिका मदद करती है, गार्ड सेल्स जो होते हैं ये मदद करते हैं किन में? ट्रांसपिरेशन में। सी हमारा राइट आंसर। वृक्षों में वायुमंडल और तना के आंतरिक ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान डैश के द्वारा होता है। ये जो आप स्टेम देख रहे हो इनमें देखो ये सारे जो पोर्स हैं इन्हीं को कहा जाता है लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स हमारा राइट आंसर, यहाँ पर लिख लेना लेंटिसेल्स। सी हमारा राइट आंसर। लेंटिसेल्स यहाँ पर आप लिख लेंगे, वात रंध्र बोलते हैं इन्हें हिंदी में।
वात रंध्र। इनसे क्या होगा? इनसे होगा गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान भी किस प्रकार होगा? श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ये बाहर निकलेगा और श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ये ऑक्सीजन यहाँ से एंट्री लेगा और इसी ओपनिंग के जरिए कुछ जल का ह्रास भी हो जाता है, बहुत ही कम होता है, 1% से भी कम होता है। कुछ जल का ह्रास यहाँ से हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है इनसे क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर आएगा, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लिया जाएगा। लेकिन ये जो है ये दिन में भी होगा रात में भी होगा, लेकिन यहाँ ये जो हो रहा है ये केवल दिन में होगा क्योंकि रात में स्टोमेटा बंद हो जाता है और जल का ह्रास यहाँ भी होगा, सबसे ज़्यादा जल का ह्रास यहीं से होगा। रंध्र अनुपस्थित होते हैं जो प्लांट पूरी तरह से जल में डूबे हुए होते हैं, जो प्लांट पूरी तरह से जल में डूबे हुए होते हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होता है। ए हमारा राइट आंसर, जल में डूबे हुए पादपों में नहीं होगा। तो जो आंशिक रूप से जलीय पादप हैं उनमें भी स्टोमेटा होगा, लेकिन जो पूरी तरह से जल में डूबे होते हैं उनमें नहीं होता है। उनमें जो भी गैसों का आना जाना, गैसों का आदान प्रदान ये सब होते हैं वो सब एपिडर्मल सेल्स के थ्रू हो जाते हैं, उनमें गार्ड सेल्स नहीं होते हैं। डैश में रंध्र रात में खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। तो ये होगा जेरोफाइट्स के अंदर। जो जेरोफाइट्स होते हैं या फिर बोल दो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें पानी की कमी होती है, वो प्लांट नहीं चाहेगा कि दिन में हम रंध्र खोल दें और जो भी पानी है वहाँ से निकल जाए। ये प्लांट क्या करते हैं, जो स्टोमेटा है वो रात में खोलते हैं, जो स्टोमेटा है वो रात में खोलते हैं। तो इनमें जेरोफाइट कौन है? ये है नागफनी। नागफनी बोल दे या फिर कैक्टस बोल दे या फिर आपसे जेरोफाइट बोल दे, मरुस्थलीय पादप बोल दे या फिर आपसे कैम प्लांट बोल दे, कैम प्लांट। ठीक है, तो देख लेना विकल्प क्या है। कैम प्लांट बोल दे या फिर मरुस्थलीय पादप बोल दे, जेरोफाइट्स बोल दे या फिर कोई एग्जाम्पल दे दे, अपोन्शिया दे दे, कैक्टस दे दे। इन सब में आप याद रखेंगे कि जो रंध्र होते हैं वो रात में खुलते हैं, दिन में नहीं खुलते हैं। कारण क्या है? जल ह्रास को रोकना, क्योंकि इनमें पानी की कमी होती है इन प्लांट्स के अंदर। लेंटिसेल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो लेंटिसेल्स का मुख्य कार्य है एक तो गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना और ट्रांसपिरेशन करना। लेकिन यहाँ पर हमें कोई एक ही विकल्प को चूज करना है, एक ही विकल्प को चूज करना है, तो हम यहाँ पर आंसर सी मारेंगे। आप दोनों ही याद रखो, ट्रांसपिरेशन भी होता है और गैसों का आदान प्रदान भी होता है, लेकिन लेंटिसेल से जो ट्रांसपिरेशन है ना वो 1% से भी कम होता है, 1% से भी कम होता है, यानी बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान तो यहाँ से होता है श्वसन प्रक्रिया द्वारा। ट्रांसपिरेशन भी होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। हमें यहाँ पर कोई एक विकल्प चूज करना हो तो हम गैसों का आदान प्रदान इनको टिक मारेंगे। डैश के जमा होने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा क्यूटीन। ठीक है, क्यूटीन जो है ये एक वैक्सी सबस्टांस है, या फिर बोल दो आपने पढ़ा था कि ये क्या है, लिपिड है। ये अपने से होकर के जल को क्रॉस नहीं करने देता, ये वाला जो पदार्थ है क्यूटीन, और इसी से क्यूटिकल बनता है, जो आपने देखा एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल। तो अगर क्यूटिकल पतली है, यानी क्यूटीन की जो लेयर है वो पतली है, तो जल का ह्रास कुछ हो जाता है वहाँ से, क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो क्यूटीन है ये वाष्पोत्सर्जन के दर को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो क्यूटीन की जो परत होती है ना वो वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने के लिए होती है। सी हमारा राइट आंसर। रंध्र को बंद करने के लिए जल तनाव स्थिति में कौन सा हार्मोन बनता है? तो रंध्र को बंद करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन होता है खोलने के लिए। और पोटेशियम के बारे में मैंने आपसे कहा कि जो पोटेशियम खनिज है इनका भी रोल होता है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। डैश के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। इनमें से किसके बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है? एसएससी का पूछा हुआ सवाल है ये। टेम्परेचर के बढ़ने से। बी हमारा राइट आंसर। रंध्रों के खुलने का आधार है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जब एंडोस्मोसिस होगा, जब अंतःपरासरण होगा, तब जल जो है वो रक्षक कोशिका के अंदर आएगा और कोशिका जो है वो फूल जाती है, रक्षक कोशिका टर्जिट हो जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एंडोस्मोसिस के कारण रंध्र खुलते हैं। तो ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान तक जाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। परासरण क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आई थिंक कोशिका वाले चैप्टर में, कि जो विलायक होता है, विलायक बोले तो सॉल्वेंट, और जनरली परासरण में हम सॉल्वेंट जो है ये वाटर को ही लेकर चलते हैं,
99% केस के अंदर जो है ना आपको वाटर ही मिलेगा। तो आप सीधा वाटर भी याद रख सकते हो, या फिर आप सॉल्वेंट याद रखो, विलायक याद रखो। तो होगा ये कि जो सॉल्वेंट है या फिर जो वाटर है ये अपने, ठीक है, ये अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान तक जाते हैं, वो भी किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा। जो मैंने अभी आपसे कहा, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वॉल सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो कोशिका के अंदर जो वाटर है अगर वो एंट्री करता है या फिर कोशिका से बाहर आता है तो ये जो प्रक्रिया है ये ऑस्मोसिस होता है। तो ये जो डेफिनेशन है ना ये आप ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं कि अगर विलायक जो है ये विलय यानी कि हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, मैंने यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली डाल दिया यहाँ पे, और इनमें क्या है? जल है। इनमें क्या है? जल है। जल के साथ साथ क्या है? इनमें मैंने कुछ डाल दिया सॉल्यूट। जैसे मान लो मैंने नमक डाल दिया, इसमें NaCl डाल दिया, मैंने इसमें NaCl डाल दिया। तो यहाँ देखो मैंने NaCl का 4 मॉलिक्यूल लिया, और यहाँ देखो मैंने NaCl का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर ये बताओ कि ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इनसे जो पानी है, यहाँ पर हम सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात करते हैं इसमें, तो यहाँ जो पानी है इसमें ये किधर से किधर जाने वाला है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो पानी है ये सॉल्यूट के, ध्यान में रखना, सॉल्यूट के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने वाला है। तो सॉल्यूट यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है तो पानी इधर जाने वाला है, यानी ये जो लेवल है ये ऊपर हो जाएगा पानी का और इसमें लेवल नीचे हो जाएगा पानी का। क्योंकि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, हम इसे ऑस्मोसिस बोलेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर आपको गलत बता दिया। ये जो सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ये जल जाने वाला है, तो पानी ऐसे जाने वाला है इसमें, यानी ये वाला लेवल ऊपर चढ़ेगा। देखिए परिभाषा में ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हम सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात करते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। लेकिन आप ध्यान देना कि परिभाषा में सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है या फिर सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, दोनों में अलग अलग हो जाता है। हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सॉल्वेंट का अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान तक जाने की प्रक्रिया को परासरण बोलते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्यूट के निम्न सांद्रता वाले स्थान से उच्च सांद्रता वाले स्थान पर, यहाँ लिखा हुआ है ना विलायक का उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान पर, अगर हम विलय बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि निम्न सांद्रता वाले स्थान से उच्च सांद्रता वाले स्थान तक। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। जब एक कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में डाला जाता है तब कोशिका फूल जाती है, इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं। जब एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तब ये टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यहाँ देखो लिखा हुआ है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक आप जानते हो इस हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम। अब यहाँ पर कम क्या है? यहाँ पर ध्यान में ये रखेंगे आप, जो कम है ये है सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी कि विलय, सॉल्यूट यानी कि विलय। अगर विलय कम है तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें कोई विलयन है, और इस विलयन में H2O है, सॉल्वेंट हमारा H2O है, और इसमें मैंने नमक डाल दिया, NaCl सॉल्यूट डाल दिया मैंने। इसमें मैंने क्या करा, एक कोशिका को डाल दिया। इस कोशिका के अंदर भी जल है और इस कोशिका के अंदर भी NaCl है, लेकिन NaCl ये जो विलयन है इसमें बहुत ही कम है। इसमें क्या है? बहुत ही कम है इस कोशिका के अंदर जितना है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे कि ये जो सोल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है, ये जो सोल्यूशन है हाइपोटोनिक है। देखिए कोई भी जो सोल्यूशन होता है, कोई भी विलयन हमेशा हाइपोटोनिक नहीं हो सकता या फिर हमेशा हाइपरटोनिक नहीं हो सकता। हम बात करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, हम यहाँ पर इन कोशिका के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यही सोल्यूशन जो है किसी के लिए हाइपरटोनिक भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना फिजिक्स में
कि जो सघन माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है, वो दो माध्यम के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई माध्यम हमेशा सघन होगा या फिर कोई माध्यम हमेशा विरल होगा। हम रिस्पेक्ट में बात करते हैं, दो माध्यम के एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि किसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है। वैसे ही यहाँ पर है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये जो विलियन है ये हाइपरटोनिक है, यानी इन कोशिका के ये वाली जो कोशिका है इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी कोशिका के रिस्पेक्ट में ये हाइपरटोनिक हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हाइपोटोनिक है और या फिर हम हाइपरटोनिक बोलते हैं, तो ये हाइपो या हाइपर है, ये सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताता है, ना कि सॉल्वेंट का, ना कि सॉल्वेंट का। तो जब हम हाइपो बोलेंगे यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। यहाँ जो विलियन है इनमें हमारा सॉल्वेंट है H2O और सॉल्यूट है NaCl। तो NaCl यहाँ पर कम है, NaCl यहाँ पर कम है। और मैंने अभी आपसे कहा कि कोशिका के अंदर जल का आना या कोशिका से बाहर जल का जाना ऑस्मोसिस के जरिए होता है। और थोड़ी देर पहले आपने इस सवाल में देखा, मैंने आपसे कहा कि जो सॉल्वेंट है ये अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सॉल्यूट के निम्न सांद्रता वाले स्थान से उच्च सांद्रता वाले स्थान तक जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो सॉल्यूट है ये इस कंटेनर में कम है, तो ये जो सॉल्वेंट है जल, ये इस कोशिका के अंदर आएगा, इस कोशिका के अंदर आएगा और ये कोशिका जो है ये फूल जाएगी। और कोशिका के अंदर जल का आना मैंने आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले, गार्ड सेल के अंदर एंडोस्मोसिस। ये हमारा राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और देखिए, यहाँ पर उल्टा है ठीक, कि एक कोशिका को हाइपरटोनिक विलियन में डाला जाता है। हाइपरटोनिक, अब देखो हाइपर वर्ड किसके लिए है, यहाँ पर सॉल्यूट के लिए है, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए नहीं है, यानी कि विलय के लिए, विलायक के लिए नहीं है। तो फिर से मैं एक केस लेता हूँ यहाँ पर कि ये हमारा, इसमें एक विलियन है, इस विलियन में क्या है, H2O है जो कि हमारा सॉल्वेंट है और NaCl है जो कि हमारा सॉल्यूट है। अब क्योंकि बोला गया है कि ये हाइपरटोनिक है यानी कि सॉल्यूट इसमें बहुत ही ज़्यादा है, तो हमने कहा कि यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और मैंने यहाँ पर एक कोशिका ले लिया, इस कोशिका के अंदर भी जल है और इस कोशिका के अंदर भी NaCl है। क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये हाइपरटोनिक विलियन है, यानी NaCl इस कोशिका के अंदर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो सॉल्यूट है ये हाई कंसंट्रेशन में है और इसके अंदर जो सॉल्यूट है ये लो कंसंट्रेशन में है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, परासरण में क्या होता है, जो विलायक होता है, या फिर सीधा आप याद रखो, जो जल होता है वो विलय के निम्न सांद्रता वाले स्थान से उच्च सांद्रता वाले स्थान में जाता है। निम्न सांद्रता कोशिका के अंदर है तो जल निकल करके कहाँ भाग जाएगा, कोशिका के बाहर। जल निकल करके कोशिका के बाहर चला जाएगा तो ये जो कोशिका है ये ऐसे शिथिल हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। हम बोलते हैं कि ये जो कोशिका है ये फ्लैसिड हो चुकी है। तो जल का बाहर जाना एक्सोऑस्मोसिस, बी हमारा राइट आंसर। तो परासरण में आपने क्या देखा कि जल अपने अधिक सांद्रता वाले स्थान से अपने कम सांद्रता वाले स्थान तक जाता है, या फिर आप ये बोल सकते हो जल जो है ये सॉल्यूट बोल दो या फिर बोल दो विलय के निम्न सांद्रता से विलय के उच्च सांद्रता वाले स्थान तक जाता है। तो यही मैंने आपसे कहा। आप देखना कि डेफिनेशन दो तरह से दिए जाते हैं, एक जल के ही अपने सांद्रता के आधार पर, दूसरा जो जल में घुला हुआ सॉल्यूट है उसके सांद्रता के आधार पर। तो अगर हम सॉल्यूट के आधार पर बोलेंगे तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, अगर हम जल के बारे में बोलेंगे जल को लेकर के तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले स्थान तक। तो आपने देखा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर यानी कि कौन ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट ज़्यादा है तो इसी को हम बोल सकते हैं इनमें जल क्या है, कम है। हाइपोटोनिक जब हम बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूट है ये कम है, यानी हम बोल सकते हैं जो जल है वो ज़्यादा है। और आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसो यानी कि बराबर होगा, जल जो है जितना कोशिका के बाहर होगा उतना ही कोशिका के अंदर होगा। तो ये जो हाइपोटोनिक आइसोटोनिक है ये सब किसी न किसी कोशिका के रिस्पेक्ट में बात किया जाता है। कोई भी विलियन हमेशा हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है आरबीसी को लेकर के। आरबीसी जो कि जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, इसे देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला गया। हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जल का कम होता है। जल का कम होता है, अगर जल का यहाँ पर कम है तो जल जो है बाहर निकल जाएगा इन आरबीसी से। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जल बाहर निकल रहा है, हम बोलेंगे कि ये हो रहा है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, बाह्य परासरण शिथिल हो गया, फ्लैसिड हो गया।
आइसोटोनिक, जो हमारा ब्लड है हमारे आरबीसी के लिए आइसोटोनिक है, यानी इनमें क्या होगा, जितना जल बाहर है आरबीसी के उतना ही अंदर होगा। तो जितना जल बाहर है उतना ही अंदर होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो ये फ्लैसिड होने वाला है और ना ही टर्जिड होने वाला है। उसके बाद देखो हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक यानी यहाँ पर सॉल्यूट जो है कम है। सॉल्यूट क्या है, कम है, सॉल्यूट कम है, इसी को हम बोल सकते हैं जो वाटर है ये ज़्यादा है। तो वाटर ज़्यादा है तो वाटर अपने उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान में आएगा, यानी जो वाटर है ये बाहर से कोशिका के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस यानी कि अंतःपरासरण, जल जो है कोशिका के अंदर जा रहा है। तो अगर ज़्यादा जल कोशिका के अंदर गया तो देखो आरबीसी फट भी जाएगा, क्योंकि जो जंतु कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका नहीं फटती है, पादप कोशिका नहीं फटती है क्योंकि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है जो कि फटने नहीं देती है शल को, कोशिका को। लेकिन जंतु कोशिका के बाहर कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल कोशिका झिल्ली होती है, तो ये जो जंतु कोशिका ये फट भी सकती है एंडोस्मोसिस के कारण। एक टर्म होता है देखो प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस हमें प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। प्लाज्मोलिसिस में क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यानी जो प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, वो कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। कोशिका भित्ति से क्या होती है, अलग हो जाती है। कब हो जाती है, हाइपरटोनिक कंडीशन में। हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस होता क्यों है, कब होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब प्लांट सेल को डाला जाता है, और एक्जोस्मोसिस के कारण होता है। ठीक है, अब एक्जोस्मोसिस के कारण होता है, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर आपने क्या देखा, यहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा एक्जोस्मोसिस, यानी जो जल है वो कोशिका से बाहर निकल जाएगा, जल कोशिका से बाहर निकल जाएगा। तो हाइपरटोनिक में डालेंगे कोशिका भित्ति को तो एक्जोस्मोसिस होगा। और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा सेल वॉल से अलग हो जाती है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल वॉल से अलग हो जाना। प्लाज्मोलिसिस के कारण पादप कोशिका, प्लाज्मोलिसिस के कारण पादप कोशिका क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस के कारण पादप कोशिका क्या होगा, फ्लैसिड होगा, सीधी सी बात है, फ्लैसिड होगा। प्लाज्मोलिसिस के कारण, प्लाज्मोलिसिस तो हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल वॉल से अलग हो जाना, और जो प्लाज्मोलिसिस होता है ये मैंने भी आपसे कहा कि एक्जोस्मोसिस के कारण होता है, यानी कि बाह्य परासरण के कारण होता है, जब कोशिका से जल जो है बाहर निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फ्लैसिड हो जाएगा। साइक्रोमीटर मापता है, साइक्रोमीटर क्या मापता है, ये भी सापेक्षिक आर्द्रता मापता है। ये हमारा राइट आंसर। सापेक्षिक आर्द्रता आपने देखा हाइग्रोमीटर मापता है और साइक्रोमीटर भी यही मापता है। रंध्रों के आकार को मापने वाला यंत्र है। पोटोमीटर आपने देखा, ये वाष्पोत्सर्जन के दर को मापेगा। पोरोमीटर होता है जो कि स्टोमेटा के आकार को मापता है। एटमोमीटर, एटमोमीटर ये जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। तो किसी सतह से जो वाष्पीकरण हो रहा है, किसी गीली सतह से, किसी वेट सरफेस से जो इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, उसके दर को मापने वाला यंत्र है एटमोमीटर। और बैरोमीटर वायुदाब को मापने वाला यंत्र। हमारा आंसर यहाँ पर पोरोमीटर हो जाएगा। कोशिका के फूलने का क्या कारण है, कोशिका फूल जाती है, कोशिका फूल जाती है जब कोशिका में जल भर जाता है, यानी कि जल अंदर आया, यानी कि एंडोस्मोसिस। बी हमारा राइट आंसर, एंडोस्मोसिस। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। एक कोशिका का आयतन बढ़ता है जब इसे डाला जाता है। तो एक कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो ये बढ़ेगा कब, जब इसके अंदर जल जाएगा, जल भरेगा तब इस कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। अब जल अंदर कब जाएगा, ये कोशिका है कोई, इसमें जल अंदर आ रहा है, जल जो है अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जल का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर कम है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर कम है यानी कि क्या है, ये जो विलियन है, जिस भी विलियन में ये होगा वो विलियन हाइपोटोनिक होगा। तो हाइपोटोनिक हमारा राइट आंसर, अल्प पराश्रयी विलियन। इस प्रकार से आप सोच सकते हो। वृक्क के आकार की सुरक्षा कोशिका किसमें उपस्थित होती है, डाइकॉट्स के अंदर। द्विबीजपत्री पादप में जो रक्षक कोशिका होती है वो किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड होती है। और मोनोकॉट्स के अंदर मैंने आपसे कहा डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप्ड पूछा भी हुआ है एसएससी के अंदर।
डंबल शिफ्ट सुरक्षा कोशिका उपस्थित होती है। तो मोनोकॉट्स के अंदर ये तो आपने जान लिया कि मोनोकॉट्स के अंदर यहाँ पर एग्जाम्पल्स के द्वारा पूछा गया था। गेहूँ के अंदर, गेहूँ ये मोनोकॉट प्लांट है। पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन ये कहलाता है फोलियर ट्रांसपिरेशन। इस फोलियर में आपका क्यूटिकुलर भी आ जाएगा यानी क्यूटिकल के जरिए, और स्टोमेटल भी आ जाएगा यानी कि स्टोमेटा के जरिए। सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होगा? स्टोमेटा के जरिए। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन ये स्टोमेटा के जरिए होता है। वह कोशिका जो सुरक्षा कोशिका से संबंधित है, तो ये भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। जो अभी आपने 177 देखा वो भी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। हमारा आंसर सहायक कोशिका, ये सुरक्षा कोशिका, गार्ड सेल, और इसके पीछे देखो सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिका। तो ये हमारा जो टॉपिक है ट्रांसपिरेशन ये समाप्त होता है। हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच।